Hello my dear lovely students, how's everyone? I hope everyone is fine. So let's begin our social science class. Today we'll discuss about manufacturing industries chapter. Our topic is industrial pollution. Industrial pollution जो कि हमें एयर पोल्यूशन, water pollution, thermal, nuclear, noise pollution. There are so many pollutions which are caused by many reasons. First of all, we will discuss about air pollution, vayu pradushan. It is caused by sulfur dioxide and carbon monoxide. अब डियर स्टूडेंट्स, इसके कल्प्रिट्स कौन कौन से हैं, किस कारण से एयर पोल्यूशन होता है. आई एम शेयरिंग अ पिक्चर विद यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. स्मोक ऑफ पेपर्स. अगर आप किसी पेपर को स्मोक कर या आग लगाते हो, जलाते हो, तो उसमें से धुआं निकलेगा. तो जो धुआं होगा वो हमारी गैसेस में मिक्स हो जाएगा, जो हमारी एयर है उसमें मिक्स हो जाएगा, और जिससे एयर होगी पोल्यूट हो जाएगी. और फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियों के धुएं से ब्रिक्स किल्स क्या होती हैं, इस तरह के एक मॉल्ड्स होते हैं जिसमें ब्रिक्स तैयार की जाती हैं, ईंटें तैयार की जाती हैं. उन ईंटों को तैयार करने से पहले इनको ब्रिक किल्स में क्ले को डाला जाता है और उनको आग में जलाया जाता है. तो वो जलाने के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है और उससे बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारी एयर में ऐड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. रिफाइनरी में हम काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, उनको डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्म में लाया जाता है रिफाइनरीज़ के अंदर. रिफाइनरीज़ के अंदर जो भी गैसेस निकलती हैं उनसे क्या होता है, एयर पोल्यूट हो जाती है. स्मेल्टिंग प्लांट. ये स्टूडेंट्स, स्मेल्टिंग प्लांट के अंदर बहुत देयर आर सो मैनी प्लांट्स इन आवर कंट्री. जैसे एलुमिनियम है, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़. इनके अंदर जब इनको गलाया जाता है, जैसे आयरन की एग्जांपल लेते हैं हम, आयरन को गर्म किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है. जब उसमें मेल्ट करते हैं उसको, तो बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं जो किसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, हमारी एयर के अंदर, और उसको पोल्यूट कर देती हैं. बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल. अगर आप कोयला जलाते हैं और तो उसमें से क्या होगा, गैस निकलेगी और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है, जिससे क्या होगा, वो हमारी एयर में घुल जाती है और एयर को पोल्यूट करती है. सो डियर स्टूडेंट, देयर आर सो मैनी रीज़न कि इन रीज़न्स की वजह से हमारी जो है एयर पोल्यूट होती है और एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ water pollution. Dear students, as you know that water pollution, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जल का प्रदूषण किस प्रकार से होता है. इट इज़ कॉज बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब जो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है उनका वेस्ट और इनऑर्गेनिक दोनों ही इंडस्ट्रीज में वेस्ट तो होता ही है. वेस्ट जो बचता है उससे क्या होता है, हमारा वाटर पोल्यूट होता है. अब वाटर पोल्यूशन जो है, अब जो ये वेस्ट होता है ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज इनटू रिवर्स. इसको रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है. ये बहकर नदियों के पानी में मिक्स हो जाता है और नदियों का पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज मेन कल्प्रिट्स. इसके कौन कौन से कल्प्रिट्स हैं, पेपर है, पल्प है, अब केमिकल टेक्सटाइल है. सब में इतनी सारी पानी की ज़रूरत होती है, और यहाँ का जो वेस्ट होता है वो पानी में बहकर नालों के थ्रू और वो नदियों में चला जाता है. अब जैसे टेक्सटाइल की बात करते हैं, वहाँ पर कलरफुल डाई होती है, कपड़ों में डाई की जाती है. तो डाई का पानी आप देख सकते हो, आपके नियर बाय पानीपत है. पानीपत में बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर है, आप देख सकते हो. वहाँ पर अगर कभी देखा होगा आपने, नदियों में नालों का पानी आता है, और उसे जो है वेस्ट जो वाटर होता है वो ऐड हो जाता है और उसके अंदर मिक्स होकर उस पानी को पोल्यूट कर देता है. और डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े धोने का पानी है, हम जितने भी डोमेस्टिक वर्क्स हैं
बर्तन साफ़ करते हैं, सारा पानी क्या हो जाता है, वो नालों के थ्रू किस में चला जाता है, नदियों में। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का एक्सेस यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन ज़्यादा पाने के लिए, तो इससे भी हमारा क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है। थर्मल पोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स कॉज बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डंपिंग ऑफ वेस्ट, पैकेजिंग। तो ये इसके रीज़न हैं। थर्मल पोल्यूशन जो है, जो थर्मल के अंदर से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जितना भी वेस्ट होता है उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो जो रेन वाटर होता है हमारा, रेन वाटर किस चीज़ का काम करता है, रेन वाटर बारिश का जो पानी होता है वो हमारा मिट्टी की जो प्रदूषण है, सॉइल का जो प्रदूषण है उसको रोकने का काम करता है। रेन वाटर percolates ऑफ द सॉइल कैरिंग पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड। तो ये जो है, ये मिट्टी का जो प्रदूषण है उसको होने से रोकता है। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। आपको पता ही है आजकल इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, और जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं इनके द्वारा भी बहुत साउंड होती है, और भी बहुत सारी मशीनरीज़ हैं। और ये जो पोल्यूशन होता है, एक क्या कहलाता है, क्या किसके कारण से होता है, अनवांटेड साउंड। जो कि हमें साउंड की जिसकी नीड नहीं होती उसको बोलते हैं अनवांटेड साउंड। अब जितनी साउंड की हमें ज़रूरत है वो वांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो अनवांटेड है। तो ऐसी साउंड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उससे क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। और इसमें जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इनमें ड्रिलिंग मशीनें चलती हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में अब मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पर बहुत सारी साउंड आती है। इतनी साउंड आती है कि आसपास के लोग क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। मशीनरीज़ का यूज़, जनरेटर्स की साउंड, और जो मशीन्स हैं उनकी साउंड्स, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स है, जो ड्रिल की साउंड आपने देखा होगा आपके घरों में ड्रिलिंग जब करवाते हैं तो उसकी कितनी साउंड होती है, तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन जनरेट होता है। न्यूक्लियर पोल्यूशन। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट होता है उससे क्या होता है, न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है। अब जैसे वेपन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें जो वेपन्स तैयार किए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, अब न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल्स जो भी ये तैयार की जाती हैं, इसका क्या काज है, किसका कारण है ये, कौन कौन सी डिजीज़, कैंसर डिजीज़, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। तो कैंसर की बीमारी होती है, और बर्थ के दौरान जो बच्चे अपंग होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स कंप्लीट नहीं होते, और मतलब उनको पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती बॉडी की, तो इस तरह से। और मिसकैरेजेस, बच्चों का बर्थ होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जो न्यूक्लियर पोल्यूशन के कारण होते हैं। अब आपको याद होगा, आपको मैंने करवाया था 1945 में, आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जो अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, और उसके अंदर यानी कि उसके 100 ईयर्स के बाद भी अभी भी वहाँ पर इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जापान के अंदर। हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटीज़ थी वहाँ पर अभी भी वहाँ के लोग यानी कि हियरिंग जो इम्पेयरमेंट, हियरिंग की प्रॉब्लम है, उनको साउंड की नहीं सुन पाते हैं, बहुत सारे उनके अंदर जो हैं कमियां हैं बच्चों के अंदर जन्म से पहले ही। तो ये जो न्यूक्लियर पोल्यूशन होता है, ये मतलब कि हमारी ऐसी गैसेस रिलीज़ होती हैं जहरीली, जो हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं, साइड इफ़ेक्ट डालती हैं, जिससे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेजेस के कारण बनता है। इट ऑल्सो रेंडर्स सॉइल यूजलेस एंड पोल्यूट्स एंड कंटेनमेंट वाटर बॉडीज़। तो क्या होता है इसमें, सॉइल जो होती है आसपास जहाँ पे हमारे न्यूक्लियर के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वहाँ के आसपास की मिट्टी क्या हो जाती है, वो वेस्ट हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है, पोल्यूशन उससे होता है। और इससे क्या होता है कि वाटर जो समुद्रों में और जो हमारे नहरें हैं, झीलें हैं, उनका पानी भी ख़राब हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़
NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS। इसके अंदर जो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आप इसमें मानकीकरण किया गया है ISO के थ्रू इसका। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, अगर उनका सही प्रॉपर वे से इस्तेमाल किया जाए तो पोल्यूशन को रोका जा सकता है। और जो नए नए मेथड आ गए हैं हम इक्विपमेंट्स को यूज़ करने के, अब इन मेथड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सही तरह से उनको इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और इससे लेटेस्ट टेक्निक से मतलब नई नई तकनीकी से जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। अब जो ऐश बचता है, वेस्ट बचता है फैक्ट्रीज से, अब जो थर्मल पावर प्लांट से जो बचता है, वेस्ट बचता है, उसको अगर हम सही तरह से यूटिलाइज़ करें तो हम वेस्ट जनरेशन को रोक सकते हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट, अगर हम ग्रीन बेल्ट आसपास लगाते हैं, पेड़ पौधों की कतारें लगाते हैं और आसपास पेड़ पौधे होंगे तो हम जो थर्मल पोल्यूशन है उसको हम रोक सकते हैं। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है। अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम रोकेंगे तो क्या होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा और जिसमें हम सही तरह से अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग में क्या होता है, इसके अंदर मॉनिटरिंग की जाती है और इसमें परिस्थितिक निगरानी, यानी कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना हमने ट्रीज़ ग्रो किए हैं और हमारा जो स्पेस है वहाँ पर क्या मूवमेंट चल रही है और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी और हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा। तो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर टाइम टू टाइम इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग चलती रहे तो हम इसको पोल्यूशन को रोक सकते हैं पूरी तरह से। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter and now we will meet in our next lecture. Thank you.